बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 15 दिन हो चुके हैं। अंतरिम सरकार भी बन चुकी है। उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक हफ्ता पहले हिंदू समुदाय से मुलाकात की थी और भरोसा दिलाया था कि सताए जा रहे हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन देखिए, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका। जो भरोसा उन्होंने दिया उस पर क्लियर एक्शन नजर नहीं आ रहा है। जबकि बांग्लादेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जो वहां पर हालात है उसके बारे में जानकारी दें तो हिंसा के बाद अब हिंदुओं को नौकरियों से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। पहले देश छोड़ने के लिए उनको कहा जा रहा था और अब खबर यह है कि उन्हें कहा जा रहा है कि आप नौकरियां छोड़िए, नौकरियों से इस्तीफा दीजिए। अनायतुल्लाह अब्बासी जैसे कट्टरपंथी मौलाना तो खुलकर यूनुस सरकार को यह अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बांग्लादेश में इस्लामिक पंथ का ही राज चलेगा, देश हमारे हिसाब से चलेगा। इससे अलग जाने की कोशिश हुई तो फिर खून खराबा तय है। चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की मीडिया से हिंदू हिंसा की खबरें अचानक गायब हो गई हैं, लेकिन वहां का हिंदू समाज यूनुस सरकार के इस दावे पर खुलकर नहीं बोल रहा। सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या कट्टरपंथियों के तेवर के आगे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और मीडिया भी चुप है? क्या कट्टरपंथियों का स्लीपर सेल हिंदुओं को अंदर खाने निशाना बनाने में लगा हुआ है? ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले सुना देते हैं बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना अनायतुल्लाह अब्बासी ने किस तरह यूनुस सरकार को धमकाया है। भारतीय आधिपत्यवाদের বিরুদ্ধে মোদি বিরোধী ভাস্কর্য বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের ইমানদাররা ইসলামপন্থীরা জীবন দিয়েছে। সেই ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকারে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে, হাসিনার বিদায়ের মাধ্যমে দেশ একটি আযাব মুক্ত হয়েছে। মার্কিন আগ্রাসনের আযাব যেন বাংলাদেশে না আসে। ইউনুস সাহেবকে বলে দিচ্ছি, আলেম ওলামা পীর মাশায়েখদের সিদ্ধান্তের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এজেন্ডা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হবে না। সেজন্য প্রয়োজনে আরেকবার বাংলাদেশের মুসলমান রক্ত দিতে বাধ্য হবে। तो सुना आपने मौलाना अनायतुल्लाह अब्बासी किस अंदाज में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को धमका रहे हैं। सवाल यह है कि मौलाना अनायतुल्लाह अंतरिम सरकार से क्या चाह रहा है। इन चर्चाओं के बीच बांग्लादेश से जो बड़ी खबर है आपको बताते हैं। बांग्लादेश में ईस्ट कानून की सुगबुगाहट भी तेज हो चली है। दरअसल यूनुस सरकार पर कट्टरपंथी दबाव बना रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए एक नए हथियार को लाने की तैयारी में है। 2013 में दिए गए चार्टर को लागू करवाना चाहते हैं कट्टरपंथी। बता दें कि शेख हसीना के कार्यकाल में 2013 में बांग्लादेश के कट्टरपंथी गैंग ने तत्कालीन सरकार को एक इस्लामिक चार्टर दिया था और कहा था कि इसे लागू किया जाए, लेकिन शेख हसीना सरकार ने तब उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बांग्लादेश में अंदर खाने अब यही खबर है कि कट्टरपंथी यूनुस सरकार पर इसे लागू करने का दबाव बना रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईश निंदा कानून की सुगबुगाहट है जिसकी आड़ में फिर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सके। আল্লাহ রাসূলের সম্মানের বিরুদ্ধে যেই বক্তব্য দিবে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, কোনো আপিল চলবে না। এই ক্ষেত্রে হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি চার মাযহাব একে তার গর্দানকে উড়িয়ে দিতে হবে। তওবা করলে তার তওবা কবুল করা হবে না, তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহ রাসূলের সম্মানের বিরুদ্ধে যেই বক্তব্য দিবে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, কোনো আপিল চলবে না। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल ए के सिवात सर हमारे साथ हैं, सर स्वागत है आपका। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी भी जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। हाफिज नूर अजहरी भी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर, आपका भी स्वागत है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने के लिए नफरती मौलाना अनायतुल्लाह अब्बासी ने ऐलान 1 साल पहले ही किया था। तख्ता पलट के बाद अब उसकी ये धमकी हिंदू समाज को डराने के लिए है। सवाल यह है कि क्या हिंदू हिंसा के लिए इस निंदा का सहारा लिया जाएगा। आते हैं बहस पर, लेकिन जो कुछ बड़े सवाल हैं वो पहले बताते हैं। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को थ्रेट दिया जा रहा है और आज की जो सबसे बड़ी डिबेट है उसमें सवाल नंबर 1 है कि हिंदू हिंसा परिस्थिति साफ क्यों नहीं कर पा रही है यूनुस सरकार। ये सवाल नंबर 1 है। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि यूनुस सरकार ने कहा कि सुरक्षा देंगे तो मौलाना की जुबान पर धमकी खुलेआम है कैसे। सवाल नंबर 3, अंतरिम सरकार कह रही है कि काबू में हिंसा, तो हिंदू समुदाय इस दावे पर क्यों चुप है। हिंदू अचानक से चुप क्यों हो गया वहां पर।
सवाल नंबर 4, हिंदू समुदाय की अचानक चुप्पी के पीछे कट्टरपंथी गैंग की धमकी तो नहीं। सवाल नंबर 5 ये कि पलायन के लिए बांग्लादेश सीमा पर जुटे हिंदू अपने घर फिर क्यों नहीं लौट रहे अगर हालात सामान्य हो गए हैं। सवाल नंबर 6 ये कि 13 अगस्त को यूनुस ने हिंदू समुदाय को जो भरोसा दिया था उस पर एक्शन आखिरकार जमीन पर कब नजर आएगा। सवाल नंबर 7 ये कि क्या बांग्लादेशी मीडिया को भी कट्टरपंथियों ने धमका कर चुप करा दिया है क्योंकि कोई भी हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई खबर आ नहीं रही। सवाल नंबर 8 ये है कि कट्टरपंथियों के दबाव में बांग्लादेश में ईश निंदा कानून लाने की क्या तैयारी है ताकि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा सके। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। वैसे ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और कैसे मौलाना ब्रिगेड बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजहबी रेड की साजिश में लगा है। बहस में आगे बढ़ने से पहले नफरती मौलाना की मुंह जुबानी आपको सुनवा देते हैं। মনে রেখো মুসলমান, আমি আজ এই নিরাশ নৈরাজ্যের মেঘে আচ্ছন্ন বাংলার মানুষকে সুসংবাদ দিচ্ছি, আমরাও যদি ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, ধৈর্যের সাথে যদি তাগুতকে মোকাবেলা করতে পারি, বাংলাদেশে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হয়ে পশ্চিমে ডুবে তা যেমন সত্য, বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের বিজয় আসবে, হুকুমতে কোরআন কায়েম হবে তাতে সন্দেহ নেই। आपने बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि जहां तक पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ इस्लाम का राज होगा और सिर्फ इसी की हुकूमत होगी। जो अगर इसके विरुद्ध जाने की कोशिश करेगा तो उसका सिर कलम भी किया जाएगा। इस तरह से खुलेआम धमकाया जा रहा है। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी क्योंकि जब तक शेख हसीना की वहां पर सरकार थी, भारत के साथ स्थिति बिल्कुल अलग थी। अब ये वहां के जो कट्टरपंथी मौलाना है, हम आगे सुनवाएंगे भी, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है। ऐसे में आगे किस तरीके से आप हिंदुस्तान के साथ स्थिति तो देख ही रही है, साथ खास तौर पर जो हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर, उनकी स्थिति आगे कैसी देख रही है? श्वेता, ये पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का हाथ है। शेख हसीना का 26 मई को एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला था एक व्हाइट क्रिश्चियन कंट्री यानी कि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पे अपनी नौसेना का अड्डा बनाना चाहती है और ये वो आइलैंड है जो बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। और ये एक ऐसा आइलैंड है जो चाइना और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में सेंटर ऑफ इस पूरे एरिया में, ये कहीं ना कहीं भारत को अटैक की पॉइंट ऑफ व्यू से, रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील आइलैंड है। बहुत छोटा है, उस पे अमेरिका का कब्जा करने के लिए बांग्लादेश पे प्रेशर डाला गया, जिसके लिए शेख हसीना ने उनको प्रेफर नहीं किया। और उसके ठीक एक हफ्ते के अंतराल में 10 दिन के अंदर ही 5 जून को ढाका हाईकोर्ट का आरक्षण की व्यवस्था का बहाल करने का निर्णय सुनाया गया। यानी कि इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझो। पैरेलली मैं एक चीज और यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि 1 महीने पहले राहुल गांधी लंदन गए थे। वहां पे उनकी मुलाकात जो हुई थी खालिदा जिया के बेटे के साथ हुई थी, तारिक रहमान के साथ, जिनका बांग्लादेश के एक जो हथियारों की तस्करी है उसमें भी नाम आया था। और वो हथियारों की जो तस्करी है वो उल्फा नाम के एक आतंकवादी संगठन जो असम में है उसके लिए हुई थी। और उसके बाद तारिक रहमान ने बात करने के बाद सीआईए और आईएसआई के अधिकारियों से भी बातचीत करी। जी, बिल्कुल, वो तो हम सब जानते हैं, उस पर चर्चा भी नहीं हो चुकी है। चर्चा का मैं ये ग्राउंड इसलिए बना रही हूँ श्वेता, क्योंकि ये पूरा अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझें, ये पूर्ण रूप से भारत की जो आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ रही है, रक्षा तंत्र आगे बढ़ रहा है, जो मोदी जी तीसरी बार दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए हैं भारत की गवर्नमेंट में, वहां कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत की प्रोग्रेस को डेवलपिंग कंट्री के आगे जाते हुए उनको खंडित करने के लिए जो बॉर्डर्स हैं उसको इनसिक्योर किया जा रहा है। सबसे बड़ा पूरी एक साजिश रची जा रही है आपके हिसाब से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, आपके पास मैं आऊंगी। ईश निंदा कानून लाने की वहां पर तैयारी है, आपको हम लगातार सुनवा रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि कैसे वहां कट्टरपंथी मौलाना खुलकर कह रहे हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और साथ ही कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा, जो इसके जो काफिर हैं उनके लिए स्थिति अब बद से बदतर कर दी जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? क्या आपको नहीं लगता कि स्थिति वाकई वहां पर रह रहे हिंदू जो अल्पसंख्यक है उनके लिए बहुत ही खराब हो चली है? इनायतुल्लाह अब्बासी कायर है। इनायतुल्लाह अब्बासी एक हिजड़ों की तरह है और उनसे भी अलग उसका जहन है, जो वो जिस तरह से अपने मुल्क में अपने मुल्क के लोगों के लिए इस तरह की
असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो कानून का दुरुपयोग कर रहा है, वो लोगों को डरा करके, हुकूमत को डरा करके, हिंदू समाज या किसी और समाज को भी, अगर वो जिस तरह से उसका भी बयान सुना है, इससे ये लग रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। भारत सरकार को बिना देर किए हुए, और हम मुसलमान हर तरह से दिल की अमीर गहराइयों से अपने मुल्क के साथ में हैं। मुल्क के हमारे आपसी इख्तलाफ हो सकते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी से हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हो सकते हैं, आरएसएस से हो सकते हैं, लेकिन मुल्कगिरी मामले में हम भारत के कल भी वफादार थे, भारत के आज भी वफादार हैं और भारत के ही वफादार रहेंगे। जो इनायतुल्लाह अब्बासी कर रहा है, बोल रहा है, भारत सरकार से मैं ये हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेजर जनरल सिवाच, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि मोहम्मद यूनूस की सरकार आखिर चुप्पी क्यों साधे बैठी है। देखिए, हमने देखा था कि कैसे हिंदू बाहर निकले थे जब वहां तख्ता पलट हुआ था, तो वो बाहर निकलकर अपनी स्थिति बयां कर रहे थे। अचानक से बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया, न वहां की मीडिया में कोई खबर है हिंदू के खिलाफ हिंसा को लेकर के, न वहां पर हिंदुओं का कोई वीडियो उस तरीके से आ रहा है। ये साफ साफ इशारा करता है कि शायद हिंदू समुदाय को इस तरह से दबा दिया गया है, डरा दिया गया है कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में फिलहाल है नहीं वहां पर। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। और ये भी देखें आप, पास्ट हिस्ट्री देखें बांग्लादेश की, जब 1947 में ये ईस्ट पाकिस्तान के रूप में आया था, तो वहां पर 23% हिंदू थे और वो घट के 14% हो गए 1971 में जब बांग्लादेश बना। आज वो 7% हो गए। तो वो कहाँ चले गए हिंदू? या तो भाग गए, या मारे गए, या वो कन्वर्ट कर दिए गए। तो ये सच्चाई है कि हिंदुओं की वहां पर हालात खराब है। और अब जब मोहम्मद यूनूस जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ग्राउंड पे सिचुएशन खराब होती जा रही है। हिंदुओं की प्रॉपर्टी को ऊपर डिस्ट्रक्शन है, उनको फोर्स करके खरीदा जा रहा है, वो अपने घर में नहीं आ सकते जहां से वो गए हैं। सच्चाई ये है कि अब जो कार्रवाई वहां हो रही है, जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये आईएसआई के कहने पे कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं सीआईए का तो इस पर कोई शक नहीं बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए, बे ऑफ बंगाल में भारत और चीन की एक्टिविटी पे ध्यान देने के लिए। मगर यह सच्चाई है कि आज की तारीख में आईएसआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और वो जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। तो ये जो बात कर रही है श्वेता की क्यों नहीं ये बात आ रही, सब डर गए, मीडिया भी घबरा गया है कि मीडिया के ऊपर इतना प्रेशर है, कोई भी इतना हौसले वाला नहीं है कि आगे बढ़ के ग्राउंड रियलिटी को बताए। ग्राउंड रियलिटी देखो, मुझे मालूम है, मुझे अपने सोर्स से पता चला है कि सिचुएशन खराब होती जा रही है हिंदुओं के लिए, और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने घरों पे नहीं जा सकते, उनकी प्रॉपर्टी भी छीन ली गई है। और ऐसे में नौकरी छोड़ने का भी दबाव अब डाला जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप नौकरी छोड़िए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ये लास्ट 15 साल में जिस प्रकार से भारत का साथ दिया था, और जो मिलिटेंट एक्टिविटी थी हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वो बिल्कुल दूर हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उसकी एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट हो जाए, चाहे वो चिटागोंग में है, चाहे वो उल्फा थे या इस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, एक बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, अजहरी जी भी कह रहे हैं कि खुलेआम इस तरह की बातें वो जरूर कर रहा है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसी भी देश में, क्योंकि देखिए वहां अंतरिम सरकार बन चुकी है, मोहम्मद यूनूस के हाथों में अब सत्ता है, अगर खुलेआम कट्टरपंथी इस तरीके से हिंदुओं को धमका रहे हैं, अगर वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को लगातार निशाना बना रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो इस वक्त सरकार है वो पंगु सरकार है, और इतनी बड़ी सरकार जब तख्ता पलट हो गया, आप समझ लीजिए कि वहां की स्थिति क्या हो सकती है। वहां जो अक्सरियती तबका है, जो मेजॉरिटी तबका है, वो बिल्कुल सही है कि खुखार हो चुका है, और यही वजह है। और इसमें पाकिस्तान का भी मुझे लग रहा है कि हाथ है, और आईएसआईएस बिल्कुल, क्योंकि जो इनकी अभी आपने जो वीडियोस दिखाए हैं, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, ये बिल्कुल दहशतगर्दी है, इसको दहशतगर्दी से ताबीर किया जाना चाहिए। और मैं कहूंगा, और मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि इसमें भारत सरकार को बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए, और हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मुजाहरा होना चाहिए, लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। और मैं खुद
अब मुझे लग रहा है कि मुझे निकल करके जंतर मंतर की तरफ मार्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान खामोश है। भाई खामोश क्यों है कोई? और देखिए बात जो है हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी की है। वहां माइनॉरिटी को बिल्कुल कुचला जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और ये हालात जो है मैं मतलब मुझे बहुत मतलब दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है कि बेचारे वो किस तरह से वहां रह रहे होंगे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके साथ जिस तरह से वहां पे खुरेजी की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये डिबेट का वक्त नहीं है, बल्कि सड़कों पे उतरने का वक्त है। और पूरा भारत जो है वो इस बिल्कुल इसी तरह से सड़कों पर वहां हिंदू समुदाय के लोग भी उतर रहे थे। आचार्य शैलेश तिवारी जी, वहां पर हिंदू समुदाय के लोग भी इसी तरह सड़कों पर उतर रहे थे, अपने घरों की हालात दिखा रहे थे कि कैसे उनके घरों में जबरन घुसने की कोशिश हो रही थी। अचानक से ऐसा लगता है कि सब कुछ वहां पर शांत हो गया। शायद ये दिखाने की कोशिश है कि स्थिति वहां पर कंट्रोल में है। लेकिन 13 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय को जो भरोसा दिया था, उस पर कोई एक्शन अभी तक नजर नहीं आया है वहां पर। देखिए श्वेता, वहां की मीडिया भी मौन है। देखा जा रहा था कि हिंदू समुदाय इस्कॉन मंदिर के बाहर जाकर के हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे थे, उन लोगों के बारे में न्यूज आ रहा था। लेकिन आज सारे लोग शांत हैं। इसके पीछे का एक ही कारण है, उन लोगों को दबा दिया गया है, उन लोगों को धमका दिया गया है। और इसमें मोहम्मद यूनुस का जो सरकार है वह कंप्लीटली फेल्यूर है। जिस प्रकार से एक मौलाना सरकार को, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि इस जिंदा कानून लेकर के आना पड़ेगा और मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। सरकार के अनुसार देश चलता है, देश के प्रधानमंत्री के अनुसार देश चलता है, न कि किसी भी धर्म के धर्माचार्य के द्वारा। तो जिस प्रकार से हमारे दो मौलाना भाई आज बातें कर रहे हैं, या निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, देश हित की बातें कर रहे हैं, वो खबीस आदमी है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, सब मौन है। चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, इसके अलावा आम आदमी पार्टी हो, सब लोग मौन है। सब लोग का ट्वीट बंद है। जबकि कोई भी घटना गाजा पट्टी में हो तो सब लोग रोना शुरू कर देते थे। आज दुखद बात यह है कि राहुल गांधी जैसे नेता शांत हैं, मौन है। देश इस बात को देख रहा है कि किस तरह इन सब जितने विपक्षी हैं, सबके दिमाग में किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी मानसिकता है। आज भारत सरकार को चाहिए अपनी ताकत से दबाव बनाए, दबाव बना करके जिस तरह से अभी बिजली रोकने का दबाव बनाया गया था, उसी तरह के कोई और दबाव बना करके बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस के साथ बैठ करके एक टेबल पर, और हालात तो वहां पर ये है, हालात तो यहाँ पर ये है शैलेश तिवारी की जो सुरक्षा का जिम्मा लिया जाए। ठीक है आचार्य शैलेश तिवारी जी, हालात तो वहां पर ये है कि जो वहां कट्टरपंथी मौलाना है वो खुलेआम मोहम्मद यूनुस को भी धमका रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इतनी हिम्मत वहां पर कट्टरपंथियों की कि वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया, अगर मोहम्मद यूनुस ने हमारी बात नहीं मानी, यानी कट्टरपंथ के रास्ते पर बांग्लादेश नहीं चला, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जरा सोचिए क्या स्थिति इस वक्त बांग्लादेश की है कि खुलेआम न सिर्फ हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बल्कि जो मौजूदा सरकार है उसको भी धमकाया जा रहा है। डॉक्टर नीति, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने अपना माइक म्यूट आपका है, आप उसको अनम्यूट करें तो हम सुन पाएंगे। श्वेता, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ना केवल बांग्लादेश के लिए लेकिन भारत के लिए भी। और बांग्लादेश में जो मीडिया की आउटपुट नहीं आ रही है निश्चित रूप से, वो पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड है, पूर्ण रूप से भारत विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतों के दबाव में है। और ये जो बयान आ रहे हैं ये इसलिए भी अलार्मिंग है क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है बहुत ज्यादा वहां से टच करता है। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बंगाल में बहुत ज्यादा होती है। वहां पे ऑपोजिशन पार्टी ममता बनर्जी जैसे नेता वहां पे उनको संरक्षण देते हैं। यहाँ के हिंदुओं को अभी जैसे मेजर साहब ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ से 22% हिंदू गए थे, 7% बांग्लादेश में रह गए हैं।
वही विपरीत पाकिस्तान में भी 1% मात्र हिंदू रह गए हैं। वहां से 2% आए थे मुसलमान, आज यहाँ पे 20% हो गए। मेरे आज स्कॉलर यहाँ पे आवाज उठाने की देश के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है कि विपक्ष जो है इसको आगे जाके उठाए, लेकिन वो उठाएगा इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी क्रोनोलॉजी में, जैसे मैंने बताया, राहुल गांधी साहब आप कुछ कह रहे थे। नहीं, विपक्ष उठाए और नहीं, विपक्ष उठाए और जो सत्ताधारी पार्टियां वो चुप रहे। बजरंग दल कहाँ चला गया, आरएसएस कहाँ चला गया, सारे संगठन, विश्व हिंदू परिषद कहाँ गया, सरकारी पार्टियों से ही मेरा अनुरोध है सामने कि आपको बहुत ज्यादा एनआईए को एक्टिव करना चाहिए, बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए। तुम क्या कर रही हैं? सत्ता में कौन है? राज्य सरकार में कौन है? आप लोग जय दिल्ली का नारा लगाते हैं, आप लोगों को के लिए बहुत दर्द होता है, लेकिन हिंदुओं के लिए आप राजनीति की राजनीति निकालेंगे कि दोनों देश में प्रदर्शन नहीं होगा आपके लिए। आप लोगों को आपके पास जी आप बोले। मामला जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का है। कहीं की भी जो मेजॉरिटी तबका है अगर वो हावी होता है बहुत खतरनाक होता है। यही आप देखिए पाकिस्तान में हो रहा है, यही अफगानिस्तान में हो रहा है और यही बांग्लादेश में हो रहा है। और जहां पे जो मेजॉरिटी तबका होता है जब वो खुखार हो जाता है तो वहां अकलियतों के साथ यही होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चीज को बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। कई बार लोग जो हवाला दे देते हैं भारत का, मैं कह रहा हूं भारत की स्थिति ऐसी कभी नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, स्थिति नहीं होगी। और कोई मुकाबले पाकिस्तान से भारत का कोई मुकाबला नहीं है, भारत का अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है अजहरी साहब, वो है वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की जिंदगी की चिंता। फिलिस्तीन और गाजा में जो मजालिम ढाए गए, अगर बोले तो आपको ऐतराज क्यों है? हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं और डंके की चोट पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। खड़े हुए हैं साथ में, चलिए ना मिलाइए बात। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। नीतीश शर्मा जी सुन तो ले, नीतीश शर्मा जी और आप मिलके बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रैली निकालेंगे, आप सामने आएंगे? आइए सामने। वो ईश्वर से ये बात जरूर मान रहे हैं, भले कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन ये बात जरूर मान रहे हैं कि वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी स्थिति खराब है और जो कट्टरपंथी मौलाना जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसकी निंदा हर कोई कर रहा है। अब